Good morning to all. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और जो ये वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं इन्हें आप हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स टाइम्स पर भी देख सकते हैं इन वीडियो लेक्चर्स को। तो आज हम नया चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं और ये है फ्यूचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो इसमें हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं यदि हमने ज्ञात करनी हो या उसको जानना हो तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे। ये देखो कि इस अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं तथा प्रबंध हैं और इन क्रियाओं तथा प्रबंधों को किस तरह से पूरा किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन कैसे किया जाता है, किस तरह से उसका बंटवारा किया जाता है और जो किस वस्तु का उत्पादन करना है ये किस तरह से तय होता है और हमारी अर्थव्यवस्था की क्या समस्याएं हैं तथा क्या उनके कारण हैं और क्या उनके प्रभाव हैं, ये सब बातों को हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पकालीन अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इस पॉइंट के अंतर्गत इसकी विशेषताएं जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसकी क्या क्या मोटे तौर पर मैं आपको विशेषताएं बता रहा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था आप सभी जानते हैं कि अल्पकालीन अर्थव्यवस्था है। दूसरी इसकी मोटे तौर पर जो विशेषता है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों यहाँ चलते हैं, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक योजनात्मक विकासशील अर्थव्यवस्था है। योजनात्मक प्लानिंग की इस अर्थव्यवस्था में विकास की योजना बनाई जाती है और फिर उसे लागू किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति है यहाँ अर्थव्यवस्था की कि एक क्षेत्र तो अति विकसित है और दूसरा क्षेत्र अति पिछड़ा। और नेक्स्ट इसमें इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा, इन सभी पॉइंटों के अंतर्गत हम इसकी जो जो विशेषताएं हैं वो जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अलग विकसित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि अपने देश में भारत में प्रति व्यक्ति आय है वो अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बहुत ही कम है। और जो मानवीय पूंजी तथा भौतिक पूंजी में जो निवेश किया जाता है उसके फलस्वरूप जो मानवीय पूंजी का स्तर सुधरता है वो हमारे अभी यहाँ बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मानवीय पूंजी पिछड़े रूप में है, तो इस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता हुए थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुएल्सन, अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने डेफिनेशन दी है अल्प विकसित की कि एक अल्प विकसित देश वह देश है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कनाडा, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा सामान्यतः पश्चिमी यूरोप के देशों की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, कि इन देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। और आशावादी रूप में सैमुएल्सन ने कहा कि यह समझा जाता है कि अल्प विकसित देश में अपनी आय के स्तर में पर्याप्त सुधार करने की क्षमता विद्यमान है।
यानी कि ये देश विकास करना चाहें तो इनमें ये विकास की क्षमता मौजूद है, ये विकास कर सकते हैं। अब आपकी जो बुक के अनुसार सिलेबस है उसी के अनुसार हम अपना जो लेक्चर बना रहे हैं। तो इसमें आगे है आपका थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्या होती है, अलग विकसितता का सिद्धांत। ये देखो थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट क्या होती है ये जानेंगे हम। थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट या अलग विकसितता का सिद्धांत। एक अलग विकसित देश अपने आर्थिक विकास में सफल नहीं हो पाता। इस संबंध में दो मुख्य थ्योरी हैं। पहली, निर्धनता का दुष्चक्र, थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, पहली थ्योरी है। ये थ्योरी प्रोफेसर नर्कसे द्वारा दी गई। कैसे करना है इसको कि एक अलग विकसित देश में उसकी जो आय है वो कम होती है, कम आय कम होने के कारण वहाँ बचत है वो कम होती है, बचत कम होने के कारण आगे फिर कम निवेश होगा, निवेश भी कम रहेगा, निवेश कम रहने के कारण आगे पूंजी निर्माण कम होगा, पूंजी निर्माण कम होने के कारण आगे कम उत्पादकता होगी, और कम उत्पादकता के कारण फिर आगे आय कम होगी। ये चक्कर इस तरह से चलता रहेगा। निर्धनता का दुष्चक्र देखो, एक अलग विकसित देश में आय का स्तर कम होता है, आय का स्तर कम होने के कारण बचत कम होती है, बचत कम होने के कारण निवेश का स्तर कम होगा, निवेश कम होने के कारण पूंजी निर्माण की दर कम होगी, और पूंजी निर्माण की दर कम होने के कारण उत्पादकता है वो कम होगी, उत्पादकता कम होने के कारण फिर आय कम होगी। इसको डायग्राम से भी दिखाया गया आपके इसमें। तो यहाँ से स्टार्ट कर लो इसको। लो प्रोडक्टिविटी, लो सेविंग, और यहाँ लो इन्वेस्टमेंट, और यहाँ लो इनकम। इसमें देखते हैं हम कि इस देश में आय कम है, आय कम होने के कारण उत्पादकता कम है, सॉरी लो इनकम यहाँ लेंगे, प्रोडक्टिविटी यहाँ लेंगे, लो इनकम से स्टार्ट करेंगे। इन देशों में आय का स्तर नीचा होता है, आय का स्तर कम होने के कारण बचत कम होगी, बचत कम होने के कारण निवेश कम होगा, निवेश कम होने के कारण उत्पादकता कम होगी, और उत्पादकता कम होने के कारण फिर आय कम होगी। इस तरह से ये निर्धनता का दुष्चक्र है वो चलता रहता है। दूसरा है कम आय स्तर संतुलन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लो इनकम लेवल इक्विलिब्रियम। ये जो सिद्धांत है ये प्रोफेसर हार्वे लाइवेंस्टीन द्वारा दिया गया। इसमें क्या बताया कि अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास में जो रुकावटें हैं वो
कम आय स्तर संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। किस तरह से? इसके 3 निष्कर्ष हैं। पहला है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में जो व्यवस्था पाई जाती है वो स्थिर संतुलन नहीं होता, यानी कि उसका जो संतुलन है वो बदलता रहता है, समय के साथ साथ वो स्थिर संतुलन में नहीं होती। दूसरा इसका निष्कर्ष है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के संतुलन में जब परिवर्तन किया जाता है तो जिन शक्तियों के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो ही शक्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कारण उत्पन्न कर देती हैं जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में कमी होने लगती है। यानी कि दूसरे निष्कर्ष में ये बताया गया है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के जब हम संतुलन में परिवर्तन करते हैं तो जिन शक्तियों के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो ही शक्तियाँ सेम जो आय में वृद्धि करती है वो ही शक्तियाँ ऐसे कारण उत्पन्न करती है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय कम होने लगती है। तो जो आय थोड़ी बहुत प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वो वापस कम होकर उसी स्तर पर वापस लौट आती है और असंतुलित अवस्था में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विकास की प्रारंभिक अवस्था में आय को कम करने वाले तत्व हैं वो आय को बढ़ाने वाले तत्वों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2 तत्व कार्य करते हैं, एक तो होते हैं आय बढ़ाने वाले तत्व और एक होते हैं आय को कम करने वाले तत्व। आय बढ़ाने वाले तत्वों में आप लोग निवेश, बचत, पूंजी निर्माण, उद्योगों का विकास या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, ये आय बढ़ाने वाले तत्व हैं। और आय कम करने वाले कौन कौन से हैं? जनसंख्या में होने वाली वृद्धि है वो आय कम करने वाला तत्व है और मशीनों की टूट फूट वो कम करने वाला तत्व है। श्रमिकों का अकुशल होना, ये चीज़ें आय को कम करने वाले तत्व हैं। तो इन अर्थव्यवस्थाओं में आय को कम करने वाले तत्व हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं आय को बढ़ाने वाले तत्वों से। इस तरह से इन अर्थव्यवस्थाओं में आसानी से आय नहीं बढ़ पाती। तो इस तरह से नर्कसे तथा लेवेंस्टीन हैं, इन दोनों का सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्पविकसितता के संबंध में लागू होता है। और स्वतंत्रता से पूर्व क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी वो 0 थी और इसके बाद देखो क्या हुआ, रेलवे, सड़क, कपड़ा उद्योग, इस्पात कारखाने, इनमें निवेश किया गया। इस निवेश से राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो हुई परंतु यह वृद्धि लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी क्योंकि आय को जो कम करने वाले तत्व हैं वो भी साथ ही साथ क्रियाशील हो गए। तो अब हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में क्या क्या विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। पहली इसकी विशेषता है प्रति व्यक्ति आय में स्थिरता। फर्स्ट इसकी है विशेषता, वो है प्रति व्यक्ति आय में स्थिरता। ये पहली विशेषता है इसकी कि स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम। भारतीय अर्थव्यवस्था की हम अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जान रहे हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व लगभग 50 वर्षों तक यानी कि 1901 से 1950 तक, 1901 से लेकर 1950 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है वो 1% से भी कम रही। इन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में 1% प्रति वर्ष की दर से भी कम वृद्धि हुई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था में योजनाओं के कारण कुछ विकास को गति मिली परंतु फिर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर संतोषजनक नहीं रही और 1950-51 से 2016-17 की अवधि तक
प्रति व्यक्ति आय में जो प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि है वो 3% के करीब रही। और ये इससे ज्ञात होता है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय उतनी नहीं बढ़ी जितनी विकसित देशों की बढ़ी है, ये बहुत ही कम बढ़ी है। पर सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, इसमें देखेंगे कि भारत में क्या है, प्रति व्यक्ति आय है वो संसार के बहुत से देशों से बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय, जो कम प्रति व्यक्ति आय है वो अलग विकसित अर्थव्यवस्था की निशानी है, और जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा होती है। देखेंगे एग्जाम्पल से, तो 2016 के ये आंकड़े हैं। यूएसए में जो प्रति व्यक्ति आय थी 2016 में, यूएसए में 2016 में प्रति व्यक्ति आय थी 56,850 यूएस डॉलर। इसी तरह से जो जापान में थी वो 38,000 यूएस डॉलर, और इंडिया की थी वो 1,670 डॉलर, 1,670 डॉलर यूएस डॉलर ओनली। और इसी तरह बांग्लादेश की उस समय कितनी थी, 1,330 डॉलर यूएस डॉलर। तो ये देखें तो यूएस में 2016 में प्रति व्यक्ति आय 56,850 यूएस डॉलर थी, जापान में 38,000 डॉलर, और इंडिया में 1,670 डॉलर। बहुत ही कम है हमारे प्रति व्यक्ति आय। तो कम प्रति व्यक्ति आय होना अलग विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अलग विकसितता की, वो है निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें दिखाया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है, उस कारण जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान वो कम उपलब्ध होती हैं, उनका उपभोग काफ़ी कम होता है। 1999 में भारत में जो एक व्यक्ति का औसतन भोजन था वो 1999 में भारत में एक व्यक्ति का औसतन भोजन एक दिन में 2496 कैलोरी था, 2496 कैलोरी। और विकसित देशों में वो 1999 में एक व्यक्ति का जो भोजन था वो था भारत में 2496 कैलोरी प्रतिदिन, और विकसित देशों में एक व्यक्ति का जो भोजन से उसको कैलोरी मिलती थी वो 3400 कैलोरी थी। तो इस तरह से क्या होगा कि जिस व्यक्ति को अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी मात्रा में कैलोरी मिलेगी, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के कारण उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है। कार्यकुशलता बढ़ने के कारण उसकी उच्च कार्यकुशलता के कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे आगे फिर आय बढ़ती है, और कार्यकुशलता भारत में कम रहने के कारण आय कम होती जाती है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है
धन व आय के वितरण में असमानता, धन व आय के वितरण में असमानता भारत में क्या है? धन व आय के वितरण में असमानता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किस तरह से? देखो, विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत की जनसंख्या में जो सबसे निर्धन 10% लोग हैं और जो सबसे धनी 10% लोग हैं उनमें देखो कितना डिफरेंस है। जो सबसे निर्धन 10% लोग हैं उन्हें राष्ट्रीय आय का 3.6% भाग प्राप्त होता है और जो सबसे धनी लोग हैं उन्हें राष्ट्रीय आय का 29.8% भाग प्राप्त होता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार सबसे निर्धन 10% व्यक्तियों को भारत में राष्ट्रीय आय का केवल और केवल 3.6% भाग प्राप्त होता है और सबसे धनी 10% लोगों को 29.8% भाग प्राप्त होता है। तो इस आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में आय तथा धन के वितरण में बहुत बड़ी असमानता है और ये असमानता पाया जाना अलग विकसितता की निशानी है। विकसित देशों में इस तरह आय तथा धन के जो है उसमें इतनी असमानता नहीं पाई जाती और एक और विकसित देशों में जो धनी वर्ग है वो अपनी पूंजी होती है उसे उत्पादक कार्यों में निवेश करते हैं जिससे देश का उत्पादन बढ़ता है, पूंजी निर्माण बढ़ता है, निवेश बढ़ता है। परंतु भारत में जो धनी वर्ग है वो अपनी पूंजी विलासिता, उपभोग की वस्तुओं तथा सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों या अन्य रीति रिवाजों पर ही खर्च कर देते हैं जिससे पूंजी निर्माण नहीं बढ़ता, ना ही निवेश बढ़ता है, ना ही देश का उत्पादन बढ़ता है। तो इस तरह से आय तथा धन के वितरण में अधिक असमानता पाया जाना अलग विकसितता की निशानी है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कोई विकसित होती जाती है तो उसमें आय तथा धन के वितरण की असमानता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो अलग विकसितता की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, ये देखो कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में कृषि एवं खनिज संसाधनों से संबंधित उद्योग आते हैं। इसमें जो निर्मित वस्तुएं बनाते हैं वो उद्योग आएंगे। इसमें कृषि, खनिज पदार्थों या प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन शामिल होता है, इसमें उद्योगों का, इसमें सेवा क्षेत्र का। तो जिस अर्थव्यवस्था में उसकी ज़्यादा जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रही है तो वो उसकी अलग विकसितता को दर्शाता है। और जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है वो कम होता जाता है और उसकी राष्ट्रीय आय में द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। भारत में क्या है, कृषि पर जो अत्यधिक निर्भरता है जनता की वो यहाँ अलग विकसितता की विशेषता है। भारत में लगभग 46.2% जनता अभी भी देश की कृषि पर निर्भर करती है अपनी रोजगार तथा आय के लिए। और 2016-17 में राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान था वो 15.3% योगदान था। तो देश की
40.2% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, परंतु इसने राष्ट्रीय आय में योगदान दिया केवल और केवल इतना ही। तो ये इसका क्या अर्थ हुआ कि कृषि क्षेत्र में जो 40.2% जनसंख्या का राष्ट्रीय आय में योगदान है वो बहुत ही कम है। 40% लोगों का राष्ट्रीय आय में योगदान केवल 15%, जबकि जो शेष कितनी बच गई इसमें से जनता अपनी 53.8% जो जनसंख्या है उसका राष्ट्रीय आय में योगदान देखो कितना बच गया, इसमें से माइनस कर दो 84.7%। शेष जो 53.8% जनता बच गई जो कृषि कार्य में नहीं लगी हुई है उसका राष्ट्रीय आय में योगदान है वो 84.7% है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो गैर कृषि कार्य में जनता लगी हुई है उसका राष्ट्रीय आय में अंशदान है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे हम क्या समझे, इससे ये समझ हमें मिलती है कि कृषि क्षेत्र की जो उत्पादकता है वो गैर कृषि क्षेत्र उत्पादकता की तुलना में बहुत ही निम्न स्तर की है। कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता किसी भी, मैंने पहले बताया था आपको, अर्थव्यवस्था का है उसका पिछड़ापन या अलग विकसितता का संबंध दर्शाती है। कई देश जो विकसित हुए हैं उनका देखो, उनका कृषि पर जो निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत है वो कम हो गया है। उदाहरण दिया हुआ है 1810 में यूएस की जो 75% जनता कृषि पर निर्भर करती थी और अब यूएस की केवल 0.7% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और इतनी ही जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और ये जो 0.7% जनसंख्या है ये कृषि कार्यों में इतनी उत्पादकता है, इतना उत्पादन होता है कि वो शेष सभी 99.3% लोगों की कृषि वस्तुओं से संबंधित सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। और अपने देश में जो इतनी जनसंख्या 46.2% केवल राष्ट्रीय आय में इतना योगदान देती है तथा वह अपने देश की सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है अपनी अर्थव्यवस्था की वो है उचित औद्योगिकरण का अभाव। उचित औद्योगिकरण का अभाव, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योगों का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योग जैसे कपड़ा, चीनी, दवाई, इन तरह के उद्योगों का तो पर्याप्त विकास हो चुका है, परंतु आधारभूत तथा पूंजीगत वस्तुएं उत्पादित करने वाले भारी उद्योग जैसे इस्पात, लोहा और बड़े रासायनिक उद्योग, इस तरह के उद्योगों का पूरी तरह से विकास यहाँ नहीं हुआ है। और इन उद्योगों को आरंभ करे हुए हमें काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, परंतु इन बड़े उद्योगों में अभी तक केवल 75 लाख लोगों को ही रोजगार प्राप्त हुआ है और यह अपने रोजगार का कुल 4% है। और 2016-17 में उद्योगों, बिजली निर्माण आदि का जो राष्ट्रीय आय में योगदान था वो 31.5% था। 2016-17 में जो द्वितीय क्षेत्र है उसका राष्ट्रीय आय में योगदान था वो इतने प्रतिशत था। और ये जो प्रतिशत है वो जो अन्य देश हैं जैसे चाइना का हम ले तो उनकी कुल आय में 43%, चाइना का उनकी कुल राष्ट्रीय आय में 43% योगदान है वो इन उद्योगों के कारण है। चाइना की राष्ट्रीय आय में 43% योगदान उनकी उद्योगों के कारण है और भारत में केवल और केवल 31.5%। तो ये योगदान है, ये अभी काफ़ी
कम हैं, तो उद्योगों का अभी यहाँ और विकास किया जाना चाहिए। उचित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उचित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव। भारत में क्या है कि उचित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव पाया जाता है।